हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की। तो मेरे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं? नाजमीन, दीपक, दिव्या, निधि, अमित, पप्पू, अनुज, सुनीता, मीनू, सीमा, राकेश, प्रियंका, यम, अ, अनीता, सृष्टि, नवीन, शिव, अमित, रामेंद्र, प्रतिमा, रंजन, राहुल, नीतू, प्रियंका, आप सभी साथी, राहुल, अंतिमा, डिलो, राहुल, हेलो भाई, ले लिया तुम्हारा नाम, प्रियंका, राकेश, कैलाश, उमा, फैजान, हुमा, नीतू, विजय, संगीता, कमलेश, खुशी, खुशबू, ललिता, ममता, अनुज, गोविंद, मोनिका और खुशी, साजिद, इमरान, प्रशांत, तौसीफ, अंजुम। चलो, स्वागत है आप सभी साथियों का बहुत बहुत। जल्दी से सभी साथी कमेंट बॉक्स में आइए, फिर शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन सी शानदार सी क्लास के साथ। तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे सभी साथी, फिर शुरुआत करेंगे आज की अच्छी सी क्लास की। और जैसा कि देखो, आज आपकी क्लास जो हुई है उसका कारण है कि बीच में एक दो क्लास आपकी ड्रॉप हो गई थी, तो आपका नुकसान ना हो। एग्जाम वैसे आ रहा है तो भैया देखो, हमने संडे में भी आपके लिए क्लास लेकर आ गए। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, एग्जाम संडे की छुट्टी नहीं मनाएंगे एक आध वीक, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आपका एग्जाम अच्छे से होना चाहिए, ऐसा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए आपके संडे इंपॉर्टेंट नहीं है। संडे तो हर अगले वीक फिर आ जाएगा, उससे अगले वीक फिर आ जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम की बात है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम। तो चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, और इसी तरह से आप भी अपने एग्जाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ना कि जी कमेंट में क्या चल रहा है, कब मेरा नाम नहीं लेते हो। इस बात पे ध्यान ना देने की बजाय इस बात पे ध्यान दिया करो कि पढ़ाई कितना है हुई है, ठीक है। हमें अब तुम देखो, जितना मुझे कम डिस्टर्ब करोगे मैं उतना अच्छा पढ़ाऊंगा, उतना ज़्यादा पढ़ा दूंगा, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। चलो जल्दी से, आज आपकी क्लास थी नहीं वैसे ये, ठीक है, लेकिन आज आपकी क्लास इसलिए हुई, ये एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि बीच में एक दो क्लास ड्रॉप हो गई थी, उसकी वजह से ये क्लास आपकी हुई, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी आ जाओ, कौन आ गया है? आयुष, खुशबू, सौरभ, ठीक है भाई। चलो चलो जल्दी जल्दी सभी साथी आ जाओ, आ गए हैं ऑलमोस्ट। चलो तो शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ज्योति जी आपका नाम ले लिया है, आप कितनी बार नाम ले पाओगे? एक ही बार नाम लू ना सबका, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं फटाफट से। आफरीन, बानो ले लिया भैया आपका नाम, रीना, गीता, तहसीन, विवेक, जमशेद, अभिषेक, लेखराज, प्रीतिमा, विशेष, काजल, प्रीति, प्रभात, ठीक है भाई, ले लिया अब तो सबका नाम, अब तो शिकायत नहीं है। चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट से, चलो भाई, चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट से, फिर शुरुआत करते हैं अब आज की क्लास में। देखो कल की क्लास में मैंने आपको विभिन्न राज्यों में अलग अलग जो कपड़े होते हैं, कौन से राज्य में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, किस राज्य के क्या वस्त्र हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करवाई थी। अब क्या होता है, अब कुछ व्यक्ति हैं विशेष, स्पेशल पर्सन, स्पेशल व्यक्ति, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य किए हैं, उनके बारे में हमारी किताबों में दिया गया है। किससे? ऐसे समझ लो वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन प्रेरणा स्रोतों के बारे में हमें क्या करना है, हमें आज अच्छे से पढ़ना है। उनसे रिलेटेड एक सवाल जरूर आता है, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति होगा, कौन कौन से व्यक्ति वो सारे मैं आपके सामने लिए आज आपके लिए लेके आया हूं, उन सारे व्यक्तियों के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आप सभी साथी जल्दी जल्दी आइए, चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। सबका नाम अब ले लिया, और नाम लेने का जो समय है वो पहला 1 मिनट है जो आप बीत चुका है आपका। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं। अब देखो बातें मत करना और समझना। देखो यहां से यार ये मानो आज की क्लास से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 100% क्या, 200% क्या, 1000% कह रहा हूं मैं, एक सवाल तो आएगा ही आएगा डेफिनेट आज की क्लास से। भाई ज्यादा आ जाए वो आपका लक है, बाकी एक सवाल तो आना ही आना है। तो आज की क्लास बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो लुइस ब्रेल जो व्यक्ति थे, इन्होंने एक विधि दी थी, ब्रेल लिपि, यानी एक लिपि बोले तो एक है क्या, पूरा मामला समझो। ये जो लुइस ब्रेल जो थे, ये जन्म से अंधे नहीं थे। बोले सर और कब से थे? मैंने कहा जब ये बचपन में आप देखते हो, बचपन में जो छोटा बच्चा होता है उसे कोई भी चीज मिल जाए उसे पकड़ के इधर उधर करेगा, उसे मुंह में लेगा, मुंह में ऐसे पकड़ के काटेगा, क्योंकि जब उसके दांत निकल रहे होते हैं ना आगे वाले दो, वो ऐसा इरेजर होता है कि पकड़ के आपकी उंगली को चबा जाएगा, इस तरह से होते हैं। तो ऐसे में ये जब 3 साल के थे तो बचपन में ही अपने पिता को के औजारों से खेलते समय ये अपनी आंखों की रोशनी गंवा दिए थे, यानी ये अंधे हो गए थे।
लेकिन इनकी पढ़ने में जब ये बड़े हुए तो पढ़ने में बहुत रुचि थी, पढ़ने में रुचि थी तो भाई लेकिन बिना आंखों के पढ़े कैसे? तो इन्होंने एक पढ़ने के लिए एक विधि, एक तरीका इजाद किया। उसी तरीके को, उसी विधि को आज हम क्या ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं, ब्रेल का तरीका बोलते हैं उसे। क्या तरीका था? इन्होंने एक कागज पे ऐसे कागज लिया और उसे नुकीली चीज से ऐसे ऊपर की तरफ उभार दिया, मतलब उठा दिया कागज को, बीच में से कागज को लिया और नुकीली चीज से ऊपर की ओर उठा दिया। ऐसे इन्होंने 6 टाइप के स्तर बनाए और उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? ब्रेल लिपि बोल देते हैं। आ गई बात समझ में? कितने स्तर बताए थे इन्होंने? 6 बताए थे, यानी 6 बिंदुओं पर आधारित ये विधि है जिसे हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। देखो ये थे लुईस ब्रेल, इन्होंने कुछ इस तरह से, देखो ये ABCD लिखी हुई है, यहां आपके ऐसे कुछ उभरे हुए जैसे A को ऐसे उभार के, B को ऐसे, C को ऐसे, ताकि जिसकी आंखें नहीं है, नेत्रहीन व्यक्ति, उन पे ऐसे हाथ लगाए और उसे पता चल जाए कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। ऐसे आंख बंद करके भी हाथ फिराने से पता चल जाए। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए भाई देखो सबका कमेंट शो होता है, आप टेंशन ना लो। आगे देखिए फटाफट से। लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। कहां के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में मैंने बताया कि अपने पिता के औजार से खेल रहे थे, इनकी आंखों की रोशनी चली गई, पढ़ाई में रुचि थी, लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। सोचे यार, जब अंधा व्यक्ति, सोचो जिसे दिखाई नहीं देता, उसने तरीका सोचा कि भाई मैं कैसे पढ़ सकता हूं। बस जब तरीके लगातार दिन रात की मेहनत के बाद लगे रहे तो एक तरीका इन्होंने निकाला। बाद में इसे क्या नाम दिया गया? लुईस स्क्रिप्ट। लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। अब आप देख लो, ए में 6 बिंदु, 1 2 3 1 2 3, बी में 6 बिंदु, देखो सब में 6 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी सब में ये 6 पॉइंट हैं। यानी इन 6 पॉइंट को जैसे ए में लगाना, 1 2 3 1 2 3, ए को ऐसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे कर दिया तो ये ए हो गया, बी हो गया। इस तरह से इन्होंने विधि बना दी। ठीक है, उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सारे इन्हें स्पर्श करते हैं, ऐसे स्पर्श करते हैं, इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कौन सी लिपि कहलाती है? ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। याद रखना, यह कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। आ गई बात समझ में? टेंशन मत लो। ब्लेसिंग की तो देखो, एक टीचर को खुशी तब होती है जब स्टूडेंट पास होता है। सबसे ज्यादा खुशी होती है टीचर को। माता पिता के बाद अगर आपकी तरक्की से कोई सबसे ज्यादा खुश होता है ना, तो आपका टीचर ही होता है। ठीक है, या तो माता पिता खुश होते हैं तरक्की से, या आपका टीचर। बाकी दोस्त कोई खुश नहीं होता। वो 3 इडियट मूवी देखे हो कि दोस्त फेल हो जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो सबसे बड़ा दुख होता है। तो भाई दोस्त अगर अपने साथ है तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर दोस्त की जॉब लग जाए ना तो सबसे ज्यादा दुख होता है अगर अपनी ना लगे। समझ गए? हाँ भाई, हाँ तो इसीलिए तो पूनम जी, इसीलिए तो ए को क्या किया गया? ए को कागज पे उभार के, अंधा व्यक्ति देख ही तो नहीं सकता, लेकिन ऐसे फील तो कर सकता है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसे फील तो कर सकता है ना। समझे कि नहीं समझे? मान के चलो जैसे बाइक के नंबर होते हैं, बाइक के नंबर उभरे हुए होते हैं, आपने देखा होगा। आप आंख बंद करके एक बार उन पे उंगली, हाथ ऐसे फिरा लो तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा भाई ये ऐसे उठा हुआ है, ये ऐसे उठा हुआ है। आंख बंद करके तो आप फिर से पहचान सकते हो कि नहीं? यही होता है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको ऐसे ही तो सिखाया जाता है अक्षरों का ज्ञान। आ गई बात समझ में? उनको ऐसे ही तो सिखाया जाता है। हाँ, वो कहावत सुनिए ना, वो कहावत सुनिए ना कि दोस्त पास हो जाए, फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख हो जाए, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है भैया। चलो आगे देखो फटाफट से। ये बात समझ में आ गई? ये याद रखना। देखो सवाल कैसे देगा। लुईस ब्रेल की ब्रेल लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो अब कैसे देगा सवाल, सुनना, इससे सवाल बना रहा हूं मैं। ब्रेल लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसे बोलेगा। नंबर 1, यह तरीका, यहां ध्यान से सुनो, यह तरीका लुईस ब्रेल के द्वारा दिया गया, सही है। इस तरीके को लुईस स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, सही है। इस स्क्रिप्ट में 5 बिंदुओं, यह स्क्रिप्ट 5 बिंदुओं पर आधारित है, यही बस गलत हो जाएगा। कितने पर आधारित है? 6 पर आधारित है, यही आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में?
भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने ए नहीं बनाया था, इन्होंने ए नहीं बनाया था, इन्होंने एक अक्षर बना लिया कि भाई साहब मैं ऐसे अक्षर बना सकता हूं, फिर बाद में उसका विस्तार कर दिया, बाद में अच्छा कि भाई ऐसे तो हम ए को बना सकते हैं, बी को बना सकते हैं, सी को, डी को, बाद में कर दिया गया। उसे देख के, ए को देख के नहीं पहचान सकते हैं, अरे देखेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे, पागलों जैसी बात कर रहे हो भैया। जब ए को ऐसे फील करेंगे कि अच्छा ये यहां से उठा हुआ है, ऐसे यहां से देखो ए ऐसे है, देखो ए ऐसे है, ऐसे वो ये उठा हुआ है, इस पे हाथ फेरेंगे, अच्छा यहां से उठा हुआ है, ऐसे है, ऐसे है, तो ये हाथ से स्पर्श से पता चला कि ये ए है। अगर यहां से उठा है, यहां से उठा और बीच से उठा है, बीच में गड्ढा है, तो इसका मतलब ये ए है। आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे देखिए अगले महान भाव कौन है। अगले महान व्यक्ति है ग्रेगर मेंडल। ये भाई साहब कौन थे? इनको बहुत शौक था पेड़ों में डॉक्टरी करने का। इनको किसका शौक था? पेड़ों में डॉक्टरी करने का इनको शौक था। किसको? ये जो व्यक्ति थे ग्रेगर मेंडल, इनको भाई साहब पेड़ों की डॉक्टरी करने का बहुत शौक था। इन्होंने क्या किया, इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था 1822 में। इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने काम किया, इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में, मठ मतलब समझ रहे हो, अरे बौद्ध मठ जो होते थे, मठ जैसे अपने यहाँ मंदिर होते हैं ऐसे ही मठ होते हैं, बौद्ध के वहां बौद्ध लोग जो रहते हैं, जैनी लोग जो रहते हैं, बौद्ध जो रहते हैं वो मठ होते हैं। मठ आप समझ गए होगे, बहुत अच्छे से आपको सर ने हिस्ट्री में पढ़ाया होगा बौद्ध मठों के बारे में। तो मठ के बगीचे में लगभग 28,000 पौधों पर बारीकी से रिसर्च किया और आंकड़े उठाए। मंडल ने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना। भाई बीज कैसे चिकना होता है, कैसे खुरदरा होता है? भैया पास छोड़ो 120 लाओगे, क्या बात कर दी यार तुमने। पास तो छोड़ो 120 लेके आओगे, टेंशन मत लो, बस चुपचाप पड़े रहो। पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा यानी छोटा होना, नाटा मतलब छोटा होना। आगे देखिए चिकने बीज वाले, चिकने मतलब रफ, चिकने मतलब रफ यानी चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा समझिए जैसे मटर का पौधा हुआ, उसके जो बीज होंगे या तो वो चिकने होंगे यानी रफ होंगे, या वो खुरदरे यानी ड्राई टाइप के होंगे। अब जो उनकी औलादे होंगी, मतलब जो मटर का अगला पौधा होगा, उसके बीज भी या तो रफ होंगे या फिर मतलब या तो चिकने या खुरदरे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों आधा चिकना आधा खुरदरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे समझिए। इसी तरह के रंग भी सेम होंगे, जैसा एक पीढ़ी का रंग है वैसा ही दूसरी पीढ़ी का रंग होगा। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नया रंग का बीज नहीं बनाते। ऐसा नहीं कि एक मटर का रंग मान के चलो देखो पीला होता है ना, एक मटर का रंग हरा होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हरा और हरा जो है वो आगे अगली पीढ़ी में पीला हो जाए, पीला हरा हो जाए। पीला है तो पीला ही रहेगा बीज, हरा है तो हरा ही रहेगा। ठीक है, आगे समझिए। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी में पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले पौधे होते हैं। आगे बात समझ में, यह पॉइंट अलग से नोट करो। जब मटर की अगली पीढ़ी पौधे में, यह भी बताया जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं, अगर पीले और हरे को एक साथ मिला दिया जाए, है ना, मिला दिया जाए तो क्या होता है, तो मटर की अगली पीढ़ी जो आएगी उसमें पौधे ज्यादा पीले बीज वाले होते हैं, यानी पीला बीज ज्यादा होगा, हरा बीज कम होगा। बिल्कुल कराऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। मॉक टेस्ट में 15 आ रहा है 16 में से, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला देखो ये थे कुछ तरह से मेंडल, ग्रेगर मेंडल कुछ ये थे। इन्होंने इस मटर के पौधे के जीन की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए मटर के पौधे के बारे में खोज किसने की, तो इन भाई साहब ने की थी। इनका नाम क्या है? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मंडल इन भाई साहब का नाम है। तो इन्होंने मटर के पौधे में जो ये रहे ग्रेगर मंडल, इन्होंने ही खोज की थी, मटर के पौधे में रिसर्च करी थी। ठीक है साहब, चलिए आगे देखिए अगले ये रहे अल बरूनी भाई साहब। इनके विषय में तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ते हो तो इनके विषय में जरूर पढ़ा होगा।
ये जो आपको दाढ़ी वाले दिख रहे हैं भाई साहब, इनके भाई साहब के विषय में आपने जरूर पढ़ा होगा। कौन थे ये सर जी? ये अल बरूनी कौन थे? ये भैया 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्रा पर भारत आए थे। आज से हजारों साल पहले ये किसी यात्रा पर भारत आए। इनका नाम था अल बरूनी। क्या नाम था? अल बिरूनी। कोई अल बरूनी बोल देता है, कोई अल बिरूनी, वैसे अल बिरूनी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा सर अब ध्यान से सुनो। अब आप ध्यान से समझिए, अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान। तो सबसे पहले यहीं से सवाल पूछ लेता है कि अल बरूनी किस देश से आए थे? तो भैया अल बरूनी आए थे उज्बेकिस्तान। कहां है ये उज्बेकिस्तान? ये भैया सेंट्रल एशिया कंट्री है, सेंट्रल एशियन, मध्य एशिया में एक देश है उज्बेकिस्तान। कहां है? मैप पे अगर आप भारत के अगर आप उत्तर में जाओगे, ऊपर की तरफ यानी उत्तर पूर्व की तरफ जाओगे, तो आपको मिलेगा इधर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, और अब ऊपर की तरफ चलो तो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे पांचों के पांचों स्थान वहीं मिलते हैं। ये कभी यूएसएसआर का भाग हुआ करते थे। ठीक है, आ गई बात समझ में? कुछ मत करो, बस पढ़ाई करो। हाँ जी, अल बिरूनी चाचा हैं ये। चलिए आगे देखिए, अल बिरूनी ने बहुत सारी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने काम किया था, बहुत सारी बारीकी चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। इन भाई साहब ने क्या किया? थोड़े पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने क्या किया? बहुत सारी इन्होंने ऐसी चीजों को देखा, बहुत बारीकी से चीजों को देखा और उनके बारे में लिखा। उन्हें देखा, समझा, पढ़ा, जाना, लिखा उनके बारे में, और स्पेशल उन चीजों के बारे में लिखा जो इनके यहां पे नहीं होती थी, अपने यहां होती थी। इन्होंने बस उन्हीं के बारे में लिख दिया। यानी ये लिखा हुआ देखो, अल बरूनी ने बहुत सारी बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जगह जो अपने देश से अलग थी, यानी जो इनके देश से में ऐसी जगह नहीं थी जो हमारे देश में थी, उन जगहों के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा। आ गई बात समझ में? अच्छा जी भैया, मैं भी पढ़ा देंगे, परेशान क्या हो रहे हो पूनम, शांत रहो। अब आप आगे देखो फटाफट से। अल बरूनी उस समय के, वैसे मैंने मैप तो शायद आपको भारत का मैप तो करा दिया है ना भाई? हाँ भाई, मैंने आपको भारत का मैप करा दिया है कि नहीं कराया? एक बार कमेंट करके बता देना, वरना आज मैं देख लूंगा, रहने तुम मत बताओ। अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहां के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन्हीं तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाना, इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां की लंबी कतार होती थी। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। यहां कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। देखो तालाब है, तालाब का चढ़ने का रास्ता अलग, ऐसे तालाब बनाया जाता था। ये तालाब है इस तरह से, इस तरह से, ये यहां से उतरने का तो यहां से चढ़ने का, मतलब उतरने का अलग, चढ़ने का अलग। इससे क्या होता था कि अगर भीड़ होती थी तो दिक्कत नहीं होती थी, वन वे ट्रैफिक होता था। मतलब ऐसा नहीं जैसे आप रोड पे देखते हो, कुछ रोड ऐसे होते, आने वाला भी यही, जाने वाला भी यही, तो दोनों तरफ से जब वाहन आते जाते हैं तो वहां क्या होता है? जाम लग जाता है। लेकिन आजकल हाईवे पे क्या किया जा रहा है? केवल आप एक साइड से जा ही सकते हो, उधर से आ नहीं सकते। आने वाली साइड दूसरी है, तो वहां जाम नहीं लगता है। बिल्कुल वैसे ही पहले तालाबों में जब यहां भीड़ होती थी, नहाने वालों की, पानी पीने वालों की, पानी भरने वालों की, कपड़े धोने वालों की, हाँ जी ट्रेन वाला भी कराएंगे, सब कराएंगे, ट्रेन वाला भी, और आपका एक दिशा वाला भी आता है वो भी कराएंगे, सब कराएंगे, टेंशन ना लो। हाँ तो करा देंगे, भारत का मैप भी करा देंगे, सब करा देंगे, टेंशन ना लो। आ गई बात समझ में? तो ये क्या करते थे, यहां चबूतरों पे इस तरह से सीढ़ी थी कि वहां आने का रास्ता अलग और जाने का अलग होता था। आगे देखिए, लोगों के उतरने चढ़ने के अलग अलग होते थे, रास्ते अलग अलग। यहां कभी भीड़ से परेशानी नहीं होती थी। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल बिरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद, ये भैया अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आपसे पूछ लेगा अल बरूनी की किताब का नाम क्या था? किताब उल हिंद। टेंशन मत लो रौनक मिश्रा जी, स्कोर अभी हो जाएगा, आप परेशान मत हो, लोड मत लो भाई, चुपचाप पढ़ो, स्कोर होगा कमेंट करने से नहीं, पढ़ने से। बस आप पढ़े रहो। भी अब काफी चीजें ऐसी हैं जो अभी मैंने आपको नहीं कराई, अब जो नहीं कराई है तो स्कोर कहां से हो जाएगा वो, ठीक है ना? वो आप कहां से कर पाओगे? हाँ तो मैप स्टडी भी करवा देंगे, आप
लोड ना लो, चलो आगे आ जाओ फटाफट से। आगे अलबरूनी हो गए, तो इनमें दो चीजें, उज्बेकिस्तान से थे, किताबुल हिंद इनकी किताब का नाम था। इन्होंने क्या किया था, उस समय की जो भारत में चीजें थी जो इनके देश में नहीं थी उनको लिखा था, तालाबों के बारे में इन्होंने लिखा था बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए फटाफट से आगे की कहानी। आगे कह रहा है वो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय के ग्रेट हिमालय वाले भाग में स्थित है और नेपाल में स्थित है। कहां है ये माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट जो है ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और भैया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो 5वीं भारत की पहली महिला जो थी और 5वीं थी किसकी? विश्व की, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर ये चढ़ी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, विश्व में सबसे पहले, सर बहुत टेंशन रहता है, नहीं भाई जितना टेंशन लोगे फिर कुछ नहीं होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई। धर्मराज भाई सबका कमेंट देखता हूं। हाँ जी, तैकी के हिंदी भी था। चलिए, हाँ जी 6th थीम भी है, मुझे पता है भाई, मुझे पता है 6th थीम भी बाकी है। वो 6th थीम में उस दिन स्टार्ट करूंगा जिस दिन आपको ईवीएस मतलब पेडागोजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारी पेडागोजी उन्हीं 6th थीम के आसपास घूमेगी। जब 6th थीम के आसपास हमारी पेडागोजी घूमेगी तो उसी पे हम तभी चर्चा करेंगे। आगे देखो, अब देखो फटाफट से। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक पे गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। भाई साहब ये एक बार पिकनिक पे गई थी और पिकनिक मनाने जैसे फैमिली के साथ जाते हैं, ये भी गई भाई 4000 मीटर की चोटी पर फटाक से ऐसे ही चढ़ गई और मात्र 12 वर्ष की थी। भाई साहब इनके घर वालों को इनमें टैलेंट नजर आया, बोले ओ ये तो ऐसे ही यार 4000 चढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये तो माउंट एवरेस्ट फतेह करेगी। बस भाई साहब कर ली इन्होंने फतेह माउंट एवरेस्ट। ये नहीं, बछेंद्री पाल इनको राष्ट्रपति से पुरस्कार भी दे चुके हैं रामनाथ कोविंद जी, है ना। आगे सुनो आगे की कहानी। सुनीता विलियम्स, हट, सुनीता विलियम्स कौन सा, मतलब सुनीता विलियम्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? अरे पागल हो। चलो आगे देखो फटाफट से। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए टीम की मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। वास्तव में माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ये एग्जैक्ट है, जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, पर रखा था। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां जगह नहीं थी, तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीर ली। ठीक है साहब। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, हाँ भाई, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुई कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले महाशय कौन है? पर्वतारोहण। अब सबसे पहले आता है माउंटेनरिंग। ये क्या होता है सर? पर्वतारोहण। पर्वतारोहण का मतलब होता है सामान्य भाषा में कि आपको कुछ ऐसे लोग दिख जाएंगे जो अपना बैग पैक किए, एक छड़ी सी हाथ में उठाए और बस चढ़ गए किसी भी पहाड़ पर। इसी को बोला जाता है पर्वतारोहण। यानी उनका काम कुछ नहीं होता, पर्वतों पे घूमना होता है, पर्वत चढ़ना होता है, उन्हें पर्वत चढ़ने का मजा लेना होता है। आ गई बात समझ में? ये जो उन्हें पर्वत चढ़ने का मजा लेना होता है ना, इसी को कहा जाता है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण, ठीक समझिए। पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा है। इसे खेल मान लो, शौक मान लो या पेशा मान लो। कुछ लोग खेल खेल में करते हैं, कुछ को शौक होता है पर्वतों पे चढ़ने का, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सुरभि ने एकदम सत्य वचन आंसर दिया है। जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पैदल पद यात्रा या उन पर चढ़ाई आदि शामिल है। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। यानी चट्टान पर जो हम चलते हैं वो 90 डिग्री के कोण से बनाते हुए, जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण बनाते हुए चला जाता है। ये पर्वतारोही सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है कि आपको ऐसे चढ़ना है, ऐसे सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है, कब रुकना है, सारे जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो सिखाए जाते हैं।
आगे समझिए, पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयां। भैया जब आप पर्वतारोहण में कठिनाई होती है तो क्या होती है? सबसे पहले तो भैया चट्टानें गिर जाती हैं। मतलब आप पर्वत पहाड़ पे चल रहे हो, वहां ऐसा बड़ा रास्ता तो होता नहीं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, पता चला धड़ाम से चट्टान गिर गई, रास्ता बंद। अब क्या करोगे आप ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हो, चट्टान पीछे भी गिर गई आगे भी गिर गई। अब क्या करोगे? पता चला कई बार तो ऐसा होता है, ऐसे केस बहुत सारे हुए कि चट्टान आपके ऊपर गिर गई और आप राम नाम सत्य हो गया, ऐसा भी होता है। ठीक है, मतलब पहाड़ों में जाने का मतलब देखो टोटल रिस्क है भाई, पता नहीं कौन सा पहाड़ कहां से, कौन सी चट्टान कहां से धड़ाम से आपके ऊपर गिर जाए, कोई उसका भरोसा नहीं है। चलिए आगे देखो, गिरती बर्फ, भाई साहब और कुछ नहीं है तो बर्फ गिर जाए, बर्फबारी हो जाए, रास्ते बंद हो जाए, बर्फ गिर जाए, आप दब जाओ बर्फ के अंदर ही। आगे देखिए, दरारें खुली रहती है, पहाड़ों में दरारें आ जाए, पता चला आप नीचे धसक जाओ। मौसम का कोई पता नहीं होता, अभी धूप निकल रही है, अभी फटाक से बारिश हो जाए, बर्फबारी हो जाए, कोई पता नहीं है ना। आगे देखो, पहाड़ों से गिरना, पहाड़ों से आप गिर जाओ। भूस्खलन यानी जमीन ही क्या हो जाए, धसक जाए नीचे की तरफ। बर्फ की ढलाने, हिम ऊंचाई, सौर विकिरण, ज्वालामुखी गतिविधियां, ज्वालामुखी फट जाए, है ना। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी की सारी चीजें भैया दिक्कत करती हैं, पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाई है। आगे बात समझ में। टेस्ट आज शाम को यूट्यूब पे लाइव होगा, शाम को 8 बजे से। एसएसटी का टेस्ट, एसएसटी वालों का, ईवीएस वालों का नहीं, एसएसटी वालों का होगा। जो एसएसटी मतलब पेपर 2 देंगे तो उसके लिए जो एसएसटी होती है उसके लिए 8 बजे होता है डेली, ठीक है। और ईवीएस वालों का वो शाम को 8 बजे होता है, अदर डेज में, आज नहीं होगा उनका। आगे देखो, पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार। अब यहां जब हम जाते हैं तो औजार कौन कौन से लेके जाते हैं, है ना। औजार भी अपनी सेफ्टी के लिए औजार लेके जाएंगे। देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर, भैया जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो गैसों की मात्रा कम हो जाती है, तो आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, कील वाले जूते, यानी आपके जूते ऐसे हो जिनमें कील लगी हो, जिससे बर्फ पे फिसले ना, पैर जमा दिया मतलब जमा दिया, फिसले ना वो जूते बर्फ पे, कील वाले जूते लेके जाते हैं। कुल्हाड़ी लेके जाते हैं, क्यों? कहीं से बर्फ में आप फिसल रहे हो, कुल्हाड़ी मारो, फटाक से रुक जाओगे आप, कुल्हाड़ी बर्फ में गिर जाएगी। नाइलॉन की मजबूत रस्सी, एक रस्सी, भाई साहब कहीं रस्सी पकड़ के चलना पड़ जाए, इस तरह से नाइलॉन की मजबूत रस्सी। चाकू, दूरबीन, पोर्टेबल कैंपिंग तंबू, यानी पोर्टेबल, यानी ऐसा पोर्टेबल तंबू मतलब ऐसा तंबू जहां रात हुई वहां आप तंबू बनाया और अगली सुबह उसे उखाड़ा, पैक किया और कमर पे लादा, फिर से चल दिए। मतलब ऐसा तंबू जिसे आप जहां चाहो लगा लो और जहां चाहो फोल्ड करके बैग में रख लो, ऐसा तंबू लेके जाया जाता है। आइस ग्लासेस मतलब ऐसे ग्लास मतलब चश्मे, ऐसे चश्मे जो बर्फ में पहने जाते हैं, आइस ग्लासेस और हेलमेट। मजबूत नाइलॉन बेल्ट, बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खासा हथौड़ा, आइस एक्स होता है जो बर्फ तोड़ने के लिए एक हथौड़ा होता है। ये सारे औजार आप लेके जाते हो जब आप पहाड़ों में जाते हो, यानी पर्वतों पर जाते हो। आगे देखिए, पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका, यानी पर्वतारोहण में ग्रुप लीडर एक होता है। जैसे देखिए पर्वतारोही जो जाते हैं वो अकेला नहीं जाता, ऐसा नहीं है आपका मन किया मुंह उठाया कि अच्छा हमें जाना है माउंट एवरेस्ट पे, बस हम दग दग चल दिए भैया, मुंह उठा के माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए, कभी नहीं जा पाओगे। अगर आप ये सोचो कि भैया मैं तो अकेला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा, कोई किसी को साथ नहीं लेके जाऊंगा, पता चला तो गए तो सही लेकिन वापस लौट के ही नहीं आए। ग्रुप में जाते हैं, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखो मेरे साथ खुद के साथ भी हुआ है कि आगे बर्फ है और जब बर्फ होती है ना तो वहां पता नहीं होता कि कहां एकदम से गड्ढा आ जाए, कहां नीचे पानी भरा हो, कहां गड्ढा आ जाए। तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को की बेल्ट को आपस में रस्सी से बांध लेते हैं, एक आगे चलता है और लाइन में चलते हैं, बहुत लंबी लाइन होती है, 8-8 10-10 लोगों की साथ चल रहे हैं। मान के चलो यहां गड्ढा है, ऊपर बर्फ है, नीचे गड्ढा है, अब मान के चलो मैं सबसे आगे हूं, अब मैं एकदम ढपाक से गड्ढे में चला गया तो कम से कम जो पीछे मेरे 8-10 है वो पकड़ के मुझे खींच तो लेंगे ना, क्योंकि मेरी पेटी जो बेल्ट है मेरी किससे बंधी हुई है, उन सबसे बंधी हुई है, एक की दूसरे से बंधी हुई है ना, वो फटाक से मुझे खींच लेंगे। अब सोचो अगर मैं अकेला हूं और मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं गड्ढा आया धड़ाम से गड्ढे में, बस हो गया काम। या मान के चलो सबसे पीछे वाला जो था वो फिसल गया, अगर वो अकेला होता तो फिसल के पता नहीं कहां जाएगा, कितनी गहरी खाई होती है पता नहीं होता कहां जाएगा, लेकिन वो क्या हुआ है आगे 7-8 लोगों से बंधा हुआ है तो उसे पकड़ के खींच लिया जाता है, फिसलने नहीं दिया जाता। इसलिए वो ग्रुप में जाते हैं, पूरा का पूरा क्या होता है, ग्रुप होता है और उस ग्रुप में एक लीडर होता है। ग्रुप में क्या होता है भाई,
ग्रुप में होता है एक लीडर, ठीक है। अब जो ग्रुप में लीडर होता है उसे बोलते हैं ग्रुप लीडर। क्लियर हुई कहानी, है ना। ग्रुप में एक लीडर होता है, उस ग्रुप लीडर की भूमिका क्या होती है, मतलब क्या क्या काम करता है। यहां से सवाल ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए ग्रुप लीडर की कौन सी भूमिका नहीं होती। कौन सा कथन ग्रुप लीडर की भूमिका में शामिल नहीं है, या कौन से कथन ग्रुप लीडर की भूमिका में शामिल हैं, ऐसे सवाल पूछेगा। तो नंबर 1, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। भाई जो दूसरे लोग हैं उनका सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, यानी पहले बाकी ग्रुप से आगे बढ़ाना, फिर पीछे से आप जाना, कि कोई रह ना जाए। इसलिए नहीं कि ये चले जाएं पहले मैं सेफ रहूं, नहीं, कोई रह ना जाए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो, दूसरा। तो पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। भैया जो चल ना पाए, जिसे चलने में हाथ में दिक्कत, पैर में दिक्कत हो, घुटने में दर्द हो, चोट लगी हो, उसे हाथ पकड़ पकड़ के चलाना। और कई बार तो अपनी पीठ पे लाद के भी ले जाते हैं। आगे समझिए, रुकने के लिए जगह ढूंढना। देखो ग्रुप लीडर जो होता है वो बेसिकली वो बनाया जाता है जिसे, जो पहले वहां जा चुका हो, जिसे अनुभव हो पहाड़ों का, उसे ग्रुप लीडर बनाया जाता है। तो उसे ऐसी जगह ढूंढना, पता चले किसी भी जगह रुक गए, रात को बर्फबारी हुई और बर्फ लोढ़क के आई, पूरे तंबू वंबू सब दब गए बर्फ के नीचे, ऐसी जगह पे रुकना खतरनाक हो जाएगा। ग्रुप लीडर को पता होता है कि भाई हमें कहां रुकना है, कैसी जगह सेफ रहेगी। आगे बात समझ में। आगे देखिए, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ये होते हैं भैया किसके, ग्रुप लीडर की भूमिका। अब आगे देखिए, संतोष यादव 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला थी। सबसे कम उम्र की महिला थी ये रही भैया संतोष यादव। ये जो थी 20 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम महिला थी। मतलब इतनी कम उम्र में कोई नहीं चढ़ा था, 20 वर्ष की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। आगे बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन व्यक्ति है भैया, आगे है देखो भैया, ये रही सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। किसकी, भारतीय मूल की। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, यानी जमीन से 360 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में रह के आई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। ये एक साथ 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। बिल्कुल मिलेगा भैया, बिल्कुल मिलेगा, है ना। ये 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगी। अब देखो यहां से सवाल कैसे बनेगा, सुनीता की विलियम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर 1, पहला सुनना, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सुनीता विलियम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर 1, यह भारतीय मूल की महिला थी। नंबर 2, ये 210 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। नंबर 3, जून 1988 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। तो गलत कौन सा हो जाएगा, 210 दिन नहीं रही थी, 195 दिन रही थी। आ गई बात समझ में, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, 1988 में इनका चयन नासा में हो गया। 1988 में 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपसे कह देगा कि इन्हें 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन कब किया गया, 2008 में। ठीक है, सही बात क्या है, 2008 में। ठीक है, आगे देखो, 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। इन्होंने 16 अप्रैल 2007 को जब ये अंतरिक्ष में थी तो वहां पे इन्होंने रनिंग की। अब आप कहोगे रनिंग कहां की थी, अरे मशीन होती है ना वो, अरे मशीन पे जो दौड़ते हैं, दौड़ने वाली मशीन देखिए ना जो जिमों में होती है, ऐसी मशीन पर इन्होंने मैराथन दौड़ लगाई थी कई किलोमीटर की। ठीक है, उस मशीन पे दौड़ती थी। आ गई बात समझ में। हाँ बिल्कुल, 210 गलत हो जाएगा, 195 है। तो ऐसे ही इनसे ऐसे ही सवाल बनाएगा। आ गई बात समझ में। इनके बारे में ये जो बातें लिखी हुई हैं कि भैया 195 दिनों तक रही, 1988 में नासा में चयन हुआ, 2008 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया, 2007 में इन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन लगाई, है ना। मैराथन मतलब रनिंग की। आएंगे बछेंद्री पाल भी आएंगे, तसल्ली रख लो। ये रही बछेंद्री पाल, ये रही, ये तो रही, बता तो थी मैंने, बछेंद्री पाल ये रही, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी ये। ठीक है, राष्ट्रपति सम्मान भी ये प्राप्त कर चुकी हैं। गजब बात करते हो। क्लियर, चलिए आगे देखो फटाफट से।
ये बात समझ में आ गई। अब इन्होंने अंतरिक्ष में जब ये लौट के आई तो इन्होंने अपने अनुभव साझा किए लोगों से, है ना, इन्होंने अपने अनुभव साझा किए। क्या अनुभव थे? सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, यानी स्पेसशिप क्या होता है? स्पेसशिप वो जहाज होता है जिसमें ये अंतरिक्ष में रहते हैं। स्पेसशिप वो जहाज होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, उसे स्पेसशिप बोलते हैं, यानी अंतरिक्ष का जहाज जिसमें ये लोग वहां रहते हैं। आगे देखो, वहां एक जगह बैठ नहीं पाते थे। ऐसा नहीं आप वहां ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाओ, आप हवा में तैर जाओगे, है ना। वहां क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे, मतलब ऐसे हवा में तैरते रहते थे। आपको जाना है तो भैया ऐसे पकड़ पकड़ के जाना होगा, हवा में तैरते रहते थे। आप ऐसे चल नहीं सकते थे, वहां पे ऐसे नहीं चल सकते थे। आ गई बात समझ में? आगे देखो, पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। यानी पानी भी ऐसा नहीं है कि ऐसे हमने बोतल से पानी निकाला गिर गया या हम उसे पी लें, नहीं, पानी आपने ऐसे गिरा दिया तो पानी गिरता नहीं था, वो ऐसे बुलबुले बन के वहीं तैरता रहता था। पानी के बुलबुले बने और वहीं वो तैरता रहता था पानी। ठीक है, आगे समझिए। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। यानी उड़ता हुआ पानी है, उसे कागज से लिया और कागज को गीला किया और तब उसे चेहरे पे कागज को ऐसे ऐसे लगाया, तब जाके मुंह धोता था। ठीक है, वहां कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, कंघी नहीं होती थी। कैसे रहते थे देखो जरा, ये देखो, ये भी सुनीता विलियम है, ये भी सुनीता विलियम है। यहां देखो इनके बाल, आपने देखा होगा ऐसे खड़े हैं। जैसे वो ऐड आता था ना कबूतर वाला, वो अपने सर पे क्या करता था, एक जेल का आता था, दूसरे के पास जेल नहीं थी, वो सर पे दाने डाल के और कबूतर खाओ खाओ, उसके बाल ऐसे खड़े हो जाते थे, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही बाल वहां खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होती है। चलिए आगे देखिए, वहां टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। एक जगह अगर आपको रुकना है ना तो खुद को पहले बांधना पड़ता था किसी बेल्ट वगैरह से। आगे देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। यह इंपॉर्टेंट है और यह आया है, मेरी बात सुनो, यह आया हुआ है, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप ग्लोब लेते हो, मान के चलो ये ग्लोब है, देखो ये ग्लोब है, अगर यहां भारत है, आपसे पूछा जाएगा अगर भारत है और आप भारत में गड्ढा खोदना स्टार्ट करें, पृथ्वी एक बॉल है भाई, पृथ्वी एक बॉल है और आप मान के चलो इस बॉल पे यहां भारत है, यहां इस बॉल पे आगे की तरफ मान के चलो भारत है, आप यहां गड्ढा खोदना शुरू करो, गड्ढा खोद खोद के आर पार निकल जाओ पृथ्वी के, तो आप कहां निकलोगे? आप अर्जेंटीना में निकलोगे। अर्जेंटीना कहां है? अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बिल्कुल नीचे दक्षिण की तरफ एक देश है अर्जेंटीना, जो कि दुनिया का 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। आ गई बात समझ में? तो वो अर्जेंटीना है। समझ गए बात को? उम्मीद करता हूं क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। यानी मान के चलो अगर हम ऐसे खड़े हैं ना तो अर्जेंटीना वाले ऐसे खड़े हैं। जैसे देखो मैं बताता हूं, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे मान के चलो भारत यहां है ना, मान लिया भारत यहां है और भारत के लोग ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे, ये भारत का के लोग हैं। तो पता है अर्जेंटीना वाले कहां होंगे? अर्जेंटीना वाले यहां हैं और वो ऐसे खड़े होंगे, अर्जेंटीना वाले ऐसे खड़े होंगे, यानी ये इसके सापेक्ष उल्टे होंगे। वास्तव में कोई उल्टा नहीं है, दोनों सीधे हैं। अर्जेंटीना है भाई, वो एंटीना नहीं है, अर्जेंटीना है। ठीक है, अर्जेंटीना, जहां पर एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एकांकागुआ, अर्जेंटीना में। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, रश्मि जी रिकॉर्डेड वीडियो में होगी। चलो जल्दी आ जाओ, अब आगे की कहानी देखो। आगे कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को समझते हैं। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। ये पंजाब के पटियाला में पैदा हुए थे राकेश शर्मा, और ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें नंबर के ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, यानी पृथ्वी से वहां गए थे जहां जीरो ग्रेविटी है, जहां व्यक्ति हवा में उड़ता है, वहां गए थे
ये वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयुज T-11 के से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन साल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। यानी वो कितने दिन रहे थे? आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कितने दिन रहे थे? तो भैया देखो, लगभग 7 दिन 21 घंटे, लगभग 8 दिन। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट, तो लगभग 8 दिन के आसपास ये रहे थे। और 7 दिन बिताने के बाद वो वापस धरती पर लौट आए। 1984 में भारत सरकार द्वारा उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कौन सा चक्र मिला इन्हें? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो इनसे संबंधित कोई भी आपको 4 क्या दे देगा? इनसे संबंधित 4 लाइन दे देगा। आपसे पूछेगा बताइए इन चारों में से कौन सी सही है या कौन सी गलत है। किसके बारे में? राकेश शर्मा के बारे में 4 कथन देगा। आपसे बोलेगा इन चारों राकेश शर्मा के बारे में उपरोक्त चारों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। इस तरह से सवाल पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए फटाफट से अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आगे देखिए कल्पना चावला के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, ये एक भारतीय मूल की वैज्ञानिक थी। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। भारतीय मूल की थी। भारतीय मूल का मतलब होता है, जैसे देखो ऋषि सुनक है, मतलब इनके माता पिता दादा दादी कभी भारतीय थे, तो ये यहां से निकल के विदेश में बस गए, वहीं की नागरिकता ले लिए। तो जैसे अभी ऋषि भैया हैं, अरे ऋषि सुनक जो हैं अपने कहाँ के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं, उनके दादा दादी जी कहाँ थे? भारतीय थे। उनके फिर वो जाके विदेश में चले गए, तो अब वो वहां के हो गए, वहां का नागरिकता ले लिए। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं भारतीय मूल के नागरिक। यानी मूलतः वो कहाँ के हैं? भारत के हैं। मान के चलो जैसे आप हो, है ना, आप जाके विदेश में शिफ्ट हो जाओ। अब जो आपके बच्चे होंगे वो होंगे तो विदेशी, लेकिन वो कौन से मूल के होंगे? भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होंगे। समझ गए? चलिए जी आगे देखो। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ये भारत की कौन सी है भैया? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट है। इनका जन्म 7 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। इनका जन्म भैया कहां हुआ था? ये तो प्रॉपर भारत की थी, ये खुद ही गई थी। ये खुद ही गई थी भारत से अमेरिका। इनका जन्म 1962 में करनाल के हरियाणा में हुआ था। दिल्ली के से आगे ही है करनाल, पानीपत करनाल। वहां पे अगर आप गए हो तो कभी मूर्थल एक जगह है, वहां के पराठे बहुत फेमस हैं। जब वहां से पानीपत की ओर जाते हैं तो एक जगह पड़ती है रास्ते में मूर्थल, वहां पर वहां के पराठे बहुत फेमस हैं। वहां एक जगह पड़ती है अमृत सुखदेव ढाबा। अमृत बहुत सारे ढाबे हैं लेकिन बड़ा फेमस है अमृत सुखदेव ढाबा। भाई वहां पे इतने जबरदस्त मतलब इतनी भीड़ रहती है पराठे खाने वालों की, बस पूछो मत। आगे देखो, आगे देखो फटाफट से। हाँ भाई ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 1988 में कल्पना चावला ने नासा एम्स अनुसंधान केंद्र AIMS रिसर्च सेंटर से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। भाई साहब ये नासा में आई 1988 में। नासा में कब गई है? 1988 में गई। 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 से पहले उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। ये 15 दिन और 12 घंटे अंतरिक्ष में बिता के आई। अब देखो इनके साथ एक हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ सुनो। 26 जनवरी को 2003 की बात है। ये अपने दूसरे अंतरिक्ष यात्रा की तरफ जा रही थी, चली गई भैया, कोई बात नहीं। 16 जनवरी के बाद 1 फरवरी को ये वापस आ रही थी अंतरिक्ष यात्रा से। वापस आते समय बस पृथ्वी पे लैंडिंग करने वाली ही थी कि कुछ मिनट पहले ही इनका जो प्लेन था, जो स्पेस शटल था, वो क्रैश हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। आ गई बात समझ में? इनका स्पेस शटल जो था उसकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, स्पेस शटल क्रैश हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 16 जनवरी की बात है जब ये गई। 16 जनवरी को गई अपना दूसरा अंतरिक्ष यात्रा के लिए, कोलंबिया से ही गई। STS-107 विमान था, उसने उड़ान भरी। 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई।
आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे की कहानी देखिए फटाफट। आगे है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ये कौन है भाई साहब? ये डॉक्टर साहिबा हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात होती है। ये ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी नेवी जो बटालियन थी, पूरी परेड की कमान संभाली। जो परेड होती है ना, उसकी कमान इन्होंने संभाली थी। ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने किसी परेड की कमान संभाली हो। ठीक, गुड़िया जी शांत रहिए, ठीक है, नींद में शायद आप हो। चलो, इनका गांव थन्ना मंडी है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। इनका गांव कौन सा है भैया? राजौरी जिले में है, जम्मू कश्मीर में। नौसेना के जहाज में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। इस पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देना होता है कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, देखने वाले तक भी आवाज सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे हैं। इसमें क्या होता है भैया? देखो, इसमें 4 टुकड़ी पीछे चलती हैं, एक आगे चलता है जो निर्देश देने वाला होता है। तेज आवाज में निर्देश देना होता है जो पिछली टुकड़ी के लोग सुन सके और जो आसपास ग्राउंड में लोग बैठे वो भी सुन सके। जाते टाइम कहां पढ़े थे? हैं भाई दीक्षा, आप जाते टाइम कहां पढ़े थे? किस बुक में पढ़े थे? ये उल्टी बात है बेटा, है भाई? ऐसे ऐसे बाल कलाकार कहां से आते हो? हैं? ये बताओ आप किस बुक में पढ़े थे कि जाते टाइम ही ये क्रैश कर गया था? भाई जाते टाइम नहीं, आते टाइम क्रैश किया था। कुछ मिनट ही बाकी थे, कुछ मिनट, चंद मिनट बाकी थे, 4-5 मिनट ही बाकी थे, पृथ्वी पर लैंड कर जाते 4-5 मिनट में ही। मैंने कहा 26 लिखा है भैया, मैं कब 16 जनवरी की बात कर रहा हूं। देखो 26 लिखा, 26 कहां लिखा है? 16 ही लिखा है। हो सकता है 26 मैंने फ्लो में बोल दिया होगा ना, 16 जनवरी लिखा है। देखो 16 जनवरी और 1 फरवरी, 26 कहां बोला है भाई मैंने? चलो आगे देखो फटाफट से, आगे देखिए। वाहिदा प्रिज्म, इनके नाम में जो प्रिज्म जुड़ा है, ये जो प्रिज्म इनके नाम में जुड़ा है उसका अर्थ होता है ऐसा कांच जो 7 रंग दिखाता हो, उसे बोलते हैं प्रिज्म। ना भाई मैं बिहार से नहीं हूं, लेकिन बोल सारी भाषा लेता हूं। हरियाणवी भी बोल लेता हूं, बिहारी भी बोल लेता हूं, भारतीय भाषा सारी बोल लेता हूं ऑलमोस्ट। चलो, मतलब सारी तो नहीं, भारत में इतनी 22 भाषाएं संविधान में ही, लेकिन हाँ 2-4 भाषाएं आती हैं। कमांड, कमान नहीं होता, अरे कमांड होता है बावलो। कमान का मतलब होता है, कमांड जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, कमान का मतलब होता है कि उनको फॉलो करवाना। मतलब जैसे मैं हूं, आप समझिए, कमान का मतलब होता है कि आप पेपर देने वाले हो सीटेट का, ठीक है? मतलब आप क्या कर रहे हो? आप मुझ पे विश्वास कर रहे हो, जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा कर रहे हो, तो आपकी कमान किसके हाथ में? मेरे हाथ में। आ गई बात समझ में? यानी जैसा मैं कहूं आप वैसा करो, तो इसका मतलब मैं कौन हुआ? कमांडर। कौन? कमांड देने वाला है, कमान करने वाला आपको, ठीक है? कमान बता दिया ना। कमान का मतलब होता है किसी को गाइड करना। कमान का मतलब होता है किसी को गाइड करना। आगे देखो, कर्ण मल्लेश्वरी, ये भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण मल्लेश्वरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक वेट लिफ्टर है, मतलब वेट उठाने वाली। इनसे तो बहुत बार प्रश्न आया है, वजन उठाने वाली है। कर्णन मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। इन्होंने भैया ये भार जो उठाया है, ये आप देख रहे हो, 130 किलोग्राम एक बार में भार उठाया है, ठीक है? आगे देखिए, भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णन मल्लेश्वरी थी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में महिला 69 किलोग्राम वर्ग में ग्रीष्म ओलंपिक 2000 सिडनी में कांस्य पदक जीता था, ठीक है? ये रही भाई साहब, ये कर्णन मल्लेश्वरी है, ये इनकी वेट उठाते हुए फोटो है, ठीक है? आगे देख रहे हो, मेंटर, बिल्कुल। आगे देखो, चमकता सितारा। चमकता सितारा कौन है समझिए, यह है सूर्यमणि, एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार। चमकता सितारा मतलब गर्ल स्टार है। क्यों है ये गर्ल स्टार समझिए। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी है। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी
कुड़क भाषा का रिश्ता भी उनसे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुडुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए तोरांग क्या है। मैंने आपको बताया है तोरांग का मतलब क्या होता है। कमेंट करके बताइए तोरांग का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बासवी दीदी के कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़क भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ये कुड़क क्या है भाई, ये एक आदिवासी समुदाय है, एक ऐसे समझ लो आदिवासी होते हैं। हाँ जी, सीटेट में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है तभी करा रहे हैं, ठीक है। तो तोरांग का मतलब होता है कुड़क भाषा में जंगल। तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल। तोरांग का मतलब होता है जंगल से, ठीक है। आगे समझिए। कुड़क भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। यानी एक कुड़क भाषा है। कुड़क एक भाषा है जो कहां बोली जाती है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उराव भाषा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उराव भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए फटाफट से। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक के बारे में समझिए। सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, उन्होंने सुलभ स्वच्छता की और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की थी, जो एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन है। उनके योगदान से लाखों गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है जो मैनुअल मैला ढोने के काम में लगे हुए थे या शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्होंने सन 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। तो इसके निदेशक कौन थे, विंदेश्वर पाठक। चलिए अब आप देख लीजिए दांडी यात्रा जो किसने चलाई थी, अरे किसने चलाई थी, गांधी जी ने। किसने भैया, गांधी जी ने चलाई थी दांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। भाई साहब ये नमक क्या था कि नमक पहले कोई भी बता सकता था, है ना, नमक कोई भी बना सकता था। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई साहब नमक कोई भी नहीं बनाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। नमक बनाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। भाई साहब बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, बस प्रतिबंध लगा दिया। इसी के विरोध में गांधी जी ने एक यात्रा की जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है। गांधी जी का कहना था जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। आ गई बात समझ में, नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा। जल्दी बताओ आपको एक समझ आई सारी की सारी कहानी, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है कहानी यहां तक। अब कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो पूछो। आज की क्लास आपकी इसीलिए रखी गई कि भैया कुछ क्लासेस आपकी ड्रॉप हो गई थी, संडे में एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए रखी गई, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, परेशानी ना हो। चलिए ठीक है। ओहो भाई साहब तुम ही सही कर लो। चलो भाई ठीक है, तो आज की क्लास में उतना ही रखेंगे, मिलते हैं अब कल। चलो ऑल द बेस्ट।